हमें एक तरह से सपोर्ट कर दीजिए। इस बार भाजपा ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है, पहली बार लग रहा है कि उन्हें टक्कर देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो समर्थन है वो इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पिछली बार भी अभी हर्षवर्धन जी कन्नौज का जब उदाहरण दे रहे थे तो कह रहे थे कि 28,000 की भारी जीत दर्ज की थी वहां पे पाठक जी ने, लेकिन यहां तो 2,80,000 10 गुना बड़ी जीत दर्ज की थी पिछली बार ओवैसी ने, और इस बार भी बहुत फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका जो समर्थन है वो 40 साल से जो बना हुआ उसमें बहुत फर्क दिखाई नहीं बाकू जी, जो मुकेश केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब गढ़ है, बेसिकली दबदबा है उस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का, और उसी का फायदा उनको पिछले चुनावों में भी मिलता आया है और इस चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन माधवी लता की तारीफ होनी चाहिए, बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम एक कैंडिडेट ऐसा तो उतारा जो ताल ठोक रहा है और जमकर कह रहा है कि नहीं इस बार मैं ही जीतूंगी। देखिए, माधवी लता ने जो काम किया है, जो उनकी भाषण की देने की क्षमता है और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल करने की कोशिश की है, वो ये तय है, मुझे तो कम से कम लगता है कि जीतना आसान नहीं होगा, मुश्किल है, और लेकिन मार्जिन कम करेंगी। एक दूसरा ये है जो लोकप्रियता है, उससे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव, जिसकी हम लोग बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर भी हो रहे हैं, तो उसमें बड़ा फ़ायदा मुझे दिखता नज़र आ रहा है। माधवी लता के रहने का जो बड़ा फ़ायदा है वो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्रा दोनों में होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए शायद आंध्र प्रदेश में, जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी लोकसभा की सीट नहीं है, सीट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जिस तरह से काम करने की कोशिश की है निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज़ असदुद्दीन ओवैसी की बात पर मैं और जोड़ना चाहूँगा, वहाँ जो उनके छोटे भाई हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मैं जब गया था तो हैदराबाद में, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ और बहुत सारा बातचीत होती रहती है, लेकिन जिसको हम लोग अक्सर मीडिया में खलनायक समझते हैं उनके छोटे भाई को, वो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। नहीं, ये तो आपको जी हमें देखना होगा, ये हमें समझना भी होगा कि आप भी देखिए कि जो भाषण देने की शैली है उसमें जो जितनी आक्रामकता के साथ अपना भाषण देता है, आप योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे बयानों पर तालियां बजती हैं और शोर मचता है जो अगर आप सोचे तो लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री शायद इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। वैसे ही ऐसे और कई नेता है, मैंने एक उदाहरण नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ, अब मैं खालिद का रुख कर लेती हूँ। श्रीनगर में हमारे संवाददाता खालिद मौजूद है। खालिद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है, आपने भी जिक्र किया था, जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके का माहौल वहां पर है और लोकतंत्र का उत्सव लोग कैसे मना रहे हैं, और हमारी बातचीत भी करवाइए वोटर्स से। बिल्कुल, लोकतंत्र का पर्व जो है वो यहाँ आज देखने को मिल रहा है। करीबन 3 दशक के बाद हमने देखा है कितना उत्साह जो है मतदाताओं में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स करीबन 2 लाख हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, उनसे भी बात करते हैं हम। आपका नाम क्या है? जाहिद अब्बास। आपका पहला वोट है? जी, मेरा पहला वोट है। कैसा लग रहा है ये वोट डालना पहला? अच्छा लग रहा है, और देखते हैं, अब उम्मीद की किरण है हमको, हमारे वोट से देखते हैं क्या होगा। हम अपना वोट एनसी को देना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो वोट है उसकी अहमियत आपको पता चली है कि वोट से आप क्या कुछ कर सकते हैं? एक आम आदमी की ताकत रहती है वोट। सर, अब बोलते हैं कि कतरा कतरा समंदर बन सकता है, इसलिए अगर एक एक वोट डालेंगे हम, उससे अच्छा उम्मीदवार हम चुन सकते हैं जो हमारी बात करे पार्लियामेंट में, हमें अपना हक मिले, डेवलपमेंट हो जाएगी कश्मीर में, इसलिए हम अपना वोट ज़रूरी डालना चाहते हैं। बिल्कुल। आपका नाम? मैंने दिया ना इंट्रो। आपका नाम? लाइव जा रहे हैं आप। आपका नाम? बिलाल हुसैन। बिलाल साहब, पहला वोट है? जी सर। आपने देखा इतना पहले होता था वोटिंग, अब इस बार बहुत लोग निकल रहे हैं। हाँ, इस बार बहुत लोग निकल रहे हैं। आप देखिए शोभना, किस कदर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, कहीं ना कहीं एक उत्साह है, एक बदलाव जो वो चाहते हैं, तरक्की है, खुशहाली है, उसके लिए उनको लगता है कि आम आदमी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो मत है, और अगर उसका सही इस्तेमाल होता है तो अगले 5 साल के लिए बिल्कुल खालिद, देखिए अनुच्छेद 370 हटाने का पूरा क्रेडिट बीजेपी ने लिया, और ये भी कहा कि देखिए जिस तरीके के टेरर अटैक्स होते थे या जिस तरह की पत्थरबाजी होती थी वो सब बंद हो गई है। लेकिन 3 बड़ी सीट श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनुराग यहाँ खड़ा नहीं किया है। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट को। मैं श्रीनगर हम चलेंगे और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक बहुत ख़ास सीट है और वो है बहरामपुर, जहाँ से प्याली मित्रा हमारे साथ हैं। मैं वहाँ का ज़रूर प्याली से जायज़ा लेना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है। इंडिया
गठबंधन से वहां कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी को बनाया और टीएमसी की तरफ से क्रिकेटर यूसुफ पठान वहां से मैदान में हैं। क्या रंग दिखाई दे रहा है प्याली वहां? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से बहरमपुर केंद्र के सारे जो बूथ्स हैं वहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ही वोट हो रहा है। अभी किसी जगह से कोई गोलमाल का खबर तो नहीं आ रहा है। अधीर चौधरी जो 1999 से यहाँ से सांसद है, वहाँ पे अभी वो निकल चुके हैं और बूथ का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ, एक होटल है, यहाँ पे यूसुफ पठान है। कुछ ही देर में यूसुफ पठान भी निकलेगा और इलाका का दौरा करेगा। और बहुत ही अहम केंद्र है 42 बंगाल में जो केंद्र है उनमें से बहुत ही अहम ये केंद्र है, जिनमें अधीर चौधरी के लिए इस बार बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि 1999 से 2019 तक लगातार अधीर चौधरी यहाँ से जीत बना रहे हैं। 80,000 वोट से 2019 में उन्होंने जीता था। पर इस बार जो वोट हो रहा है, ये वोट बहुत चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अधीर चौधरी के अगेंस्ट में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से यूसुफ पठान को यहाँ पे कैंडिडेट किया गया है। क्योंकि अधीर चौधरी को इतने साल से जो वोट मिलता था, हिंदू वोट मिलता था, उसके साथ साथ माइनॉरिटी जो वोट है 63% यहाँ पे माइनॉरिटी वोट है। तो ये जो वोट बैंक है ये डिवाइड होने वाला है। और इसके साथ साथ बीजेपी का भी जो कैंडिडेट है, उनका भी जो यहाँ इनका खुद का यहाँ पे जो इमेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। 37% हिंदू वोटर्स है यहाँ पे। तो जो बहरमपुर का जो पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप ये कह रही हैं कि एक यूसुफ पठान जो शानदार बॉलिंग करते हैं, शानदार क्रिकेटर हैं, और एक अधीर रंजन चौधरी जो मुंह के शब्दों से ही, जबान से ही चौके छक्के मारते हैं। मुकाबला वहां पर कड़ा है और जो माइनॉरिटी वोट है वो जाहिर सी बात है मुकाबला कड़ा नहीं है शोभना। वो आशंका जाहिर कर रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी के लिए बहरामपुर मुश्किल हो सकता है। इस बार यूसुफ पठान उनको क्लीन बोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके की बिल्कुल। और वो मुझे लग रहा है अनुराग, वो वोट डिवीजन की वजह जो है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट डिवाइड होगा और बीजेपी और अधीर रंजन के बीच में हिंदू वोट जो है वो डिवाइड होगा। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। एक अकु जी से एक रिएक्शन इस पर बनता है। अकु श्रीवास्तव जी, अगर अधीर रंजन चौधरी हारे तो ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। तय बात है, कांग्रेस के पास सीट ही क्या है, वो अधीर रंजन के अलावा और है क्या वहां पर? अधीर रंजन ही कांग्रेस का चेहरा है। और दूसरा एक चीज है, अधीर रंजन एक ऐसी शख्सियत है जिनमें वो एक सिर्फ वहाँ के वोटरों के लिए वो बहुत बड़ी ताकत भी है। और जैसा कि मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था वारिस पठान के लिए, वो वहाँ खलनायक भी है। वो दबदबा उनका दूसरे तरीके का भी है। वो साम दाम दंड भेद करके मैच अपने पक्ष में कराना जानते हैं और 5 बार से ये कर रहे हैं। और उनकी एक लोकप्रियता का एक अलग क्षेत्र है और जो अलोकप्रियता का है वो एक अलग क्षेत्र है। ये देखना होगा कि जो बंटवारा हो रहा है वोटरों का, समुदायों का, उसमें वो कितना बड़ा काम कर पाते हैं। क्योंकि ये 2020 का मैच हो गया, इस बार ये टेस्ट मैच नहीं है उनके लिए। तो वहाँ क्रिकेट की भाषा में वो टेस्ट मैच हारेंगे जीतेंगे, 2020 मैच भी और वो भी खराब मौसम लगेगा। इस सीट का एक अलग महत्व भी है। आज के चुनाव में देखें तो वहाँ पे इंडिया ब्लॉक के दोनों अलाई पार्टनर सबसे सीरियस फाइट में वहाँ पे हैं। 51% वहाँ मुसलमान आबादी है और अधीर रंजन के जीतने की सबसे बड़ी उम्मीद वही थी। अब अगर टीएमसी ने यूसुफ पठान को वहाँ पे खड़ा किया है तो सबसे बड़ा चैलेंज उनको, और ये बहुत सीरियस चैलेंज पहली बार उनको मिल रहा है 5 बार जीतने के बाद। और वो 51% वोट अगर यूसुफ पठान और इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में बढ़ता है तो लोकल डॉक्टर को खड़ा किया है। ठीक है, मैं आऊंगी मुकेश जी। अब थोड़ा सा फील्ड में हम अपने रिपोर्टर्स का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश उन्नाव में मौजूद है, जहां पर जोरदार भाषण अमित शाह का हुआ था नीतीश, लेकिन जमीन पर वोटर्स में आज आप कितना उत्साह देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोई बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पिछले 3 चरण में, जिसे कहा जाए पिछले चरण में, बहुत नहीं अच्छा रहा है। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम उस बूथ पर मौजूद हैं जो उन्नाव का बूथ कहा जाता है, लेकिन ये बूथ महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना मतदान किया, साक्षी महाराज ने, और उन्होंने मतदान करके जिस तरह से हिंदुवाद का नारा बुलंद किया। अब देखना ये होगा कि वो जो नारा है वो आम जनता के बीच कितना असर दिखाई उसका देता है। आपके सामने ये देखिए कतार दिखाई दे रही है। और आपको बताऊं कि आज उन्नाव की जनता सुबह सुबह
जिस तरह से अगर कहें कि मतदान का जब समय शुरू हुआ तो उसके तुरंत बाद जिस तरह से ये कतार देखने को मिल रही है उससे आज उत्साह है। अगर बात करें तो अन्नू टंडन गठबंधन के प्रत्याशी हैं, साक्षी महाराज बीजेपी से हैं और इसके अलावा अशोक पांडे बसपा से हैं। लड़ाई इन तीनों के बीच में है और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो जनता के उत्साह की है वोटिंग को लेकर। और देखिए आपको यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से पिछले अगर कहें चरणों में तो वोटिंग परसेंटेज नहीं आए थे, तो उन्नाव की जनता के इस उत्साह को देखकर तो यही लगता है कि आज जो दिन के बाद का समय होगा वो वोटों की बारिश के तौर पर होगा, क्योंकि आसमान में भी बारिश के आसार हैं। और ये वोटों की बारिश जो है नीतीश, ये वोटों की बारिश जो है किस पर बरसती नजर आ रही है? अन्नू टंडन वर्सेस साक्षी महाराज का मुकाबला है और ये मुकाबला हमेशा से ही लोगों की नजर में रहता है। ये जो चुनाव की जनता जी नीतीश, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर कतार में दिखाई दे रही है और जैसा कि अनुराग ने कहा कि मुकाबला यहाँ पर हमेशा से बड़ा साक्षी महाराज और अन्नू टंडन का दिलचस्प रहता है। जी, हमेशा से बात करें तो एक तरफ हिंदुवाद का नारा होता है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक पार्टी की व्यवस्था, और अगर बात करें तो उन्नाव में जातिवाद का नारा भी प्रमुखता पर होता है। लेकिन ये असर कितना दिखाने वाला है ये हम महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। तो वोट देने आई हैं आप लोग? पहले भी वोट होते थे तो यहाँ पर जो लड़ाई होती थी साक्षी महाराज और अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के बीच, तो क्या कहना है इस बार जिस तरह की लड़ाई है वो जमीन पर दिखाई दे रही है? संदेश क्या है? आप लोग वोट देने आई? अरे वोट डाले आई है ना। मन में क्या है, कैसा नेता चुनेंगे? और भी लोग हैं, महिलाएं, आपसे जानेंगे संदेश क्या है आज के दिन इस वोटिंग के साथ? महंगाई कम करें और क्या है, महंगाई है, महंगाई कम। अब महंगाई है तो क्या किया जाए भाई, अब वोट तो देना ही है। जरा माइक मुंह के पास थोड़ा सा कीजिए नीतीश। देखिए आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी और सबके हाथों में। जी, सवाल एक बार और दोहरा दे। बिल्कुल, नहीं कुछ नहीं नीतीश, आप महिलाओं की कतारें हमें दिखा रहे हैं और मुझे लगता है अनुराग बेगूसराय चलना चाहिए। बेगूसराय चलना चाहिए। प्रशांत झा हमारे साथ हैं बेगूसराय में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब गिरिराज सिंह आए थे बेगूसराय तब उनकी जीत को लेकर के एक ये माना गया था कि भाई बीजेपी ने शायद उनको बलि का बकरा बनाया है, लेकिन उन्होंने साबित किया, उन्होंने उसको अपना गढ़ बनाया, अपना गढ़ छोड़कर आए और बेगूसराय को अपना गढ़ बनाया। प्रशांत, अब वहां पर उन्होंने सबसे पहले सुबह आकर 7 बजे मतदान भी कर दिया। अब इस वक्त मतदान का क्या आपको नजर आ रहा है जहां आप जिस कैंप पर मौजूद हैं? अधीर रंजन चौधरी को सुन लेते हैं एक बार। हाँ, अधीर रंजन को हम सुनवा नहीं पाए आपको, लेकिन जैसे ही हम जिन्होंने कहा मीडिया से वो आएगा हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसी बीच जो अनुराग ने सवाल किया प्रशांत, उसका जवाब। जी अनुराग, मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में ही बेगूसराय की सीट जो है वो बीजेपी ने अपने लिए तैयार कर ली थी और जब 2019 में यहाँ से गिरिराज सिंह को लाया गया तो उस समय में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। आपको याद होगा कि उस समय में आरजेडी ने भी अपने एक कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा कर दिया था, जबकि लेफ्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पर कन्हैया कुमार थे और एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह थे। लेकिन इस बार की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली हुई है। इस बार एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया में लेफ्ट की पार्टियां भी हैं। देखिए बेगूसराय 2014 से पहले ये लेफ्ट का लैंड माना जाता था। ये जो पूरी की पूरी जमीन है, यहाँ का जो पूरा बुनियाद था वो वाम दलों के ऊपर में ये था। और लेकिन जब 2014 में भोला सिंह यहाँ से जीते और भोला सिंह लगातार यहाँ से सांसद होते रहे और जब 2019 में उनकी टिकट काट करके अब और गिरिराज सिंह को यहाँ लाया गया तो ये मान लिया गया कि यह सीट अब लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया है और राइट में ये सीट आकर के ठहर जाएगा। और गिरिराज सिंह ने भी वही काम किया। यहाँ से सनातन धर्म का आवाज़ वो बुलंद करते रहे, यहाँ से हिंदू की बात करते रहे और लगातार गिरिराज सिंह ने इसी को लेकर के यहाँ की ज़मीन एक तैयार की। और इस बार लेकिन फिर से सीपीआई ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार दिया और वो उम्मीदवार दिया जो कि यहाँ से काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, अवधेश राय। देखिए इस बार का मुकाबला बहुत ही आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी जीत हो जाएगी, चाहे गिरिराज सिंह की हो चाहे अवधेश राय की हो।
मुकाबला बहुत ही कड़ा है यहाँ पर। और साथ में गिरिराज सिंह के जो वोटर्स हैं वो वोटर्स का टर्नआउट वो कितना हो पाता है या लेफ्ट की तरफ से देखिए प्रशांत, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है, अगर मुकाबला दिलचस्प ना हो तो फिर आनंद नहीं है। अगर मैच वन साइडेड हो तो आप भी टीवी बंद कर देते हैं आईपीएल का। तो चलिए अब ये जो तमाम दिग्गज आज उनकी किस्मत ईवीएम में बंद होने जा रही है, ये बड़ा कवरेज लगातार जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान चल रहा है, वो तस्वीर वो अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश केजरीवाल जी, अब तक जो हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि वहां से उन्होंने जिस तरीके का फीडबैक दिया, कौन सा मुकाबला आपको चौंकाता है, कौन सा दिलचस्प? क्योंकि कुछ फाइट्स जो बिल्कुल क्लीन थी कि जहां कोई मुकाबला नहीं है वहां भी अब मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए इन सीटों में खास तौर से देखें हैदराबाद पे सबसे ज्यादा नजर लगती है, फिर दूसरी सीट समस्तीपुर, इस सीट पे भी। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत अलग तरह का इस बार समीकरण है। हैदराबाद में भी पहली बार सीरियसली बीजेपी लड़ रही है, मुश्किल मुकाबला उनके लिए खड़ा कर रही है। इसी तरह से समस्तीपुर में देखें तो गठबंधन एकजुट हो के चुनौती दे रहा है बीजेपी को, ये दोनों सीटें। और ओवरऑल देखें आप तो मुझे लग रहा है कि अभी वोटिंग परसेंटेज आ जाए तो कुछ थोड़ा समझ में आए, पर मुझे लगता है कि इस बार अगर जैसा हम लोग उम्मीद जता रहे हैं सुबह से कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा। अक्कू जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो एक जो बहुत दिलचस्प बात निकल कर आ रही है और थोड़ी चिंता का भी विषय है, कोई नैरेटिव खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप 2014 का चुनाव लीजिए, भ्रष्टाचार था, 2019 का चुनाव लीजिए, राष्ट्रवाद था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी भी जो एक नैरेटिव के साथ हमेशा आगे बढ़ती रही है वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। क्या वजह आप देख रहे हैं? ये उदासीनता वोटर में भी देखने को मिल रही है। और देखिए, जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है तो नैरेटिव इस बार अकेला, मुझे जो मेरे कैरियर में देखे हैं मैंने 9-10 चुनाव, तो उसमें ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नैरेटिव 5-6 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता है। पहले फेज़ में जो था तो वो था मोदी जी ने अपने विकास को लेकर के ज़्यादा बातें की, काम को लेकर ज़्यादा बातें की, और दूसरे फेज़ से पूरी तरीके से जिस तरीके से बदला गया है उसमें सिर्फ धार्मिक आधार पर चीज़ें बदलती गई हैं। तीसरे चौथे फेज़ में आते आते हुआ ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार हो रहा है कि विपक्ष की सेट किए हुए नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ बातों तक रही हैं, संविधान को किताब के तौर पर मतदाताओं में प्रचारित किया गया और वहाँ ठीक ठाक की हमारी किताब। हैदराबाद में तो आपको जी बीजेपी को 13 साल पुराने बयान का सहारा लेना पड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी के। जी, अब ओवैसी को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं थी, तो अब लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा नहीं था कि बीजेपी के पास एक तरफ उसने भी फिर अपनी रणनीति बदलनी पड़ी उसको और वो काउंटर करने की कोशिश। मेरा सवाल यही है मुकेश जी, मेरा सवाल यही है कि इस बार जिसे कहा जाए बीजेपी की जो लड़ाई होती थी वो बहुत एक ऐसे नैरेटिव पे, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो एक उससे नैरेटिव से शुरू होता था और वो अंत चुनाव तक चाहे कितने भी चरण हो वो एक दिशा पकड़कर चलता था और विपक्ष को जिसे कहा जाए कि एकदम निस्तनाबूद कर देता था। लेकिन इस बार वो मिसिंग दिख रहा है और बार बार जैसा कि अक्कू जी भी कह रहे हैं कि हर बार हर चरण के बाद नैरेटिव बदला जा रहा है। इसकी आप क्या वजह देख रहे हैं? नहीं, ये मैं इसको बीजेपी का प्रोग्रेशन समझता हूँ। ये डायनेमिक स्ट्रेटजी कहते हैं इसको। आप एक स्ट्रेटजी बना के जब 7 चरण में इतनी विविधताओं वाला देश है और इतनी तरह तरह की चुनौतियां होती हैं तो इसे कहते हैं डायनेमिक तरीके से आप हर चरण के बाद, और बीजेपी के पास ये ताकत है, ये संसाधन है, ये शक्ति है कि वो हर एजेंसी, इतनी तमाम एजेंसी जो ग्राउंड पे सर्वे कर रही होती हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट जब भी आए, लेकिन उनके पास तमाम जो जितनी सीट्स पे वोटिंग होती है उसके बाद उनके पास ग्राउंड असेसमेंट होता है, कौन से मुद्दे चले, अगली सीट में अगली फेज में जो सीट्स हैं उन पे कौन से मुद्दे चलेंगे। इसीलिए इसे लगातार बदलती हुई रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है। पहले चरण के बाद भाजपा को स्पष्ट हो गया कि वो विकास, मुझे लगता है विकास पे कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में इतना काम किया है और जो कई सारी चीजें दिखाई भी देती हैं, और आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कई सारी चीजें ऐसी की, जैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आपने कहा कि पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होगा। क्यों नहीं एक बार भी आप अपने मैनिफेस्टो को याद दिलाते हैं? क्यों सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान जाना पड़ता है? ये डायनेमिक
उनकी स्ट्रेटजी है। जब उन्हें समझ में आ गया कि उनके वादों पे लोगों का शायद उतना एतबार न हो, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू है उतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप देखिए ना सिर्फ वो बात है, बल्कि आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लगा कि क्षत्रिय राजपूत जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो इस चरण से के मौके पे और आप देखिए कि किस तरह से ठाकुरों को साधने की कोशिश के तहत जो दागी लोग माने जाते थे, जिन पे भाजपा लगातार वार करती थी, उन सबको साथ लेने की कोशिश हो, उनसे दूरी बनाने की बजाय वो सब चीजें करने की कोशिश हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये डायनामिक स्ट्रेटजी है। बीजेपी किसी भी हालत तरकश में कई तीर हैं और हर बार नया तीर निकालिए, कोई तो निशाने पे लगेगा। मैं मानता हूँ और जी डायनामिज्म जो है वो बीजेपी को करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार किया। कांग्रेस के बताए हुए मुद्दों पर बात सामने आई और उस पर ऐसा जवाब देना पड़ा। तो डायनामिज्म, जो बड़ा डायनामिज्म मुझे आज की तारीख में नजर आ रहा है, वो कांग्रेस की तरफ से उसकी कोशिश बड़ी रही। उसने कुछ और ऐसे मुद्दे चुने जिस पर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर और दूसरे रास्ते ढूंढे। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका, ये बहुत विविधता भरा हुआ है। वो एक बात पर नहीं काम करता। ज़ी न्यूज़।